स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायो की वीडियो। बायो का पहला ही चैप्टर है। इसमें जो टॉपिक है श्वसन पे काफ़ी क्वेश्चंस इसके बनते हैं और जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट स्टडी करेंगे, इसलिए इसे पूरा देखिएगा जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आप उसे कर सकें। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएं और साथ के साथ लाइक भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा टेलीग्राम पर आपको पता ही है कि वाईफाई गुरुजी के नाम से भी पेज बना हुआ है जिस पे कि आप जाकर नोट्स हमारे देख सकते हैं। तो इसमें जो हमारा ये टॉपिक है श्वसन, ये सांस मतलब कि रेस्पिरेशन, श्वसन सांस लेने की क्रिया और किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, तो ये आज आपको इसमें हम पूरा समझाएंगे। तो ये है बच्चों की श्वसन क्या है? तो क्या है कि जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रियाओं को श्वसन कहते हैं। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब हम भोजन लेते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन के द्वारा जो हमें एनर्जी मिलती है, साथ के साथ जो हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और एनर्जी हमें मिल रही है, और जो ऑक्सीजन है वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन देती है, तब उस क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। तो श्वसन एक प्रकार से हम इसकी परिभाषा जो लिखेंगे वह ये आ जाएगा कि जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति कि भोजन में जो जैविक ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब क्या है कि जो हम भोजन ले रहे हैं तो उसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन कब होगा? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर कब करेगी? जब हमारी बॉडी में श्वसन की क्रिया होगी। तो इस अभिक्रिया को इस तरीके से हम लिखेंगे। ये इसकी परिभाषा आ जाती है। अगर आपसे कहा जाता है कि श्वसन की परिभाषा लिखिए, तब आप इस तरीके से इसकी परिभाषा लिख देंगे कि जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण मतलब कि बायोलॉजिकली ऑक्सीडेशन की क्रिया को श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब क्या है कि जो श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, मतलब कि जो रेस्पिरेशन हुआ है उससे ऊर्जा कैसे बनती है, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा? तो जैसे कि आपको पता है ये फॉर्मूला आता है ग्लूकोज का, C6H12O6, इसे कहते हैं हम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो हमने ली है उस ऑक्सीजन की इससे ये ऑक्सीडाइज्ड कर देगा, और जो ये कार्बन है हमारा, यहाँ जो ये C6 दिख रहा है, ये कार्बन यहाँ CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें निकल गया प्लस जल, और साथ के साथ में इसमें क्या होता है कि एनर्जी मिलती है। तो हुआ क्या कि जो भोजन हमने ग्रहण किया वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया होकर, मतलब कि ऑक्सीकरण होकर उसमें से हमें एनर्जी मिल गई। एनर्जी किस फॉर्म में मिली? एनर्जी मिलती है हमें एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसके 38 मोल्स इसमें निकलते हैं। अब ये जो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिली है हमें, क्वेश्चन इसमें एक ये बन गया आपका कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एटीपी की फुल फॉर्म आप बता देंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरीके से ये इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, केवल आपसे रिएक्शन पूछ लेते हैं कि श्वसन की रिएक्शन क्या है, या फिर श्वसन एवं ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, तब उसमें आप ये रिएक्शन को दिखा देंगे। अब बात ये आती है कि श्वसन की क्रिया के द्वारा ऊर्जा में स्थानांतरण तो हो गया एटीपी की फॉर्म में। अब इस ऊर्जा का, ये एटीपी का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग क्या आता है? क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कोशिकाओं में एटीपी का उपयोग बताइए। कोशिकाओं में एटीपी का उपयोग बताइए। तो एटीपी का काम क्या होता है? जो हमारी मसल्स होती हैं, जिन्हें हम पेशी बोलते हैं, पेशियां होती हैं, तो मसल्स के सिकुड़ने में ये सहायक होता है। जो एनर्जी है एटीपी, वो मसल्स को सिकुड़ने में सहायता करती है।
दूसरा क्या है इसमें कि प्रोटीन संश्लेषण, जो बॉडी में या हम खाने के साथ जो प्रोटीन हमारी बॉडी में एंटर करती है तो उसका संश्लेषण होता है। संश्लेषण मतलब कि प्रोटीन डिकम्पोज होती है जिससे कि वो हमारी कोशिकाओं को मिल सके। फिर थर्ड क्या आता है, जो तंत्रिका आवेश का संचरण, जो तंत्रिका आवेश है हमारा, जो सेंसर्स, एक तरीके से जनरली भाषा में कहें तो सेंसर जो बॉडी के होते हैं उनको ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो एटीपी जो श्वसन के द्वारा एटीपी निकलते हैं उनका मुख्य काम ये होता है। तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आगे इसमें देखेंगे कि श्वसन और दहन में क्या अंतर है, जो कि आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें रेस्पिरेशन और दहन, ये क्वेश्चन बनता है कि रेस्पिरेशन और दहन में क्या अंतर है। तो पहले हम ये बात करेंगे कि रेस्पिरेशन और दहन कैसी क्रिया है। तो रेस्पिरेशन और दहन मतलब कि जिसे हम कहेंगे श्वसन और दहन, रेस्पिरेशन कंबशन। तो श्वसन और दहन जो होता है इन दोनों में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। समानता में बात करेंगे हम पहले, तो दोनों में ही ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीकरण, दोनों में ऑक्सीकरण होता है, दोनों में ऊर्जा निकलती है और दोनों का प्रयोग CO2 को बनाने में किया जाता है। तो ये क्या हो गई? समानता हो गई एक प्रकार से। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि अति लघु में क्वेश्चन आ जाता है कि श्वसन और दहन किस प्रकार की अभिक्रिया हैं, तो क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, दोनों में ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है और दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब अंतर की बात करेंगे। अब क्वेश्चन आपका ये बनता है कि श्वसन और दहन में अंतर क्या है। तो अब अंतर को हम एक एक करके समझेंगे ध्यान से कि क्या अंतर है। अगर आपने समझ लिया तो आपको फिर रटने की जरूरत नहीं होगी। तो इसी तरीके से पूरा देखते रहिए वीडियो को, लाइक भी करते रहो साथ के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहला आता है कि यह क्रिया जीवों में होती है। जो सांस लेने की क्रिया होती है वो सजीवों में ही होती है। समझ रहे हैं बात? सजीव जो कि जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं। तो एक तरीके से हम कहेंगे कि जो श्वसन की क्रिया है, रेस्पिरेशन की क्रिया है, वे किस में होगी? जीवों में होती है। अब इसके जस्ट उल्टा हो जाता है कि दहन, दहन मतलब जलाना, कंबक्शन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, मतलब दहन जलाना। तो ये क्या है? ये एक भौतिक वातावरण में होती है। ये क्या है? भौतिक वातावरण में होती है। जैसे कि जो माहौल है, जो ये नहीं कि जीवों में होगी, ये एक सामान्य वातावरण में ये क्रिया होती है। और अब जो दूसरा इसका आता है कि एनर्जी, ऊर्जा थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई चरणों में निकलती है। जो श्वसन की क्रिया होती है, इससे पहले मैंने आपको अभी बताया था कि श्वसन की क्रिया में क्या था, हमने भोजन लिया, भोजन में क्या हुआ कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज में क्या होता है कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन होने पर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड निकली, उसमें से H2O निकला, साथ के साथ में ATP उसमें से मोल्स उसके निकल गए, मतलब कि एनर्जी उसमें से निकली। तो ये पूरी रिएक्शन जो होती है, पूरी क्रिया जो होती है, वो केवल एक स्टेप में नहीं होती, ये छोटे छोटे कई स्टेप में जाके पूरी होती है, जिसमें कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। लेकिन जब हम किसी वस्तु को या किसी चीज को जलाते हैं तो दहन की क्रिया जब होगी तो दहन में क्या होगा कि वो संपूर्ण ऊर्जा को एक साथ निकाल देगा। तो ये अंतर आ गया। ये अंतर क्या हुआ कि जब श्वसन की क्रिया होती है तब उसमें से ऊर्जा चरणों में या थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकलती है, कई चरणों में निकलती है। दहन में संपूर्ण ऊर्जा एक साथ निकल जाती है। अब तीसरी बात आती है कि विमुक्त ऊर्जा ATP अनुबंधित कर संचित कर सकते हैं। ये विमुक्त का मतलब होता है कि जो इसमें से ऊर्जा निकली है, जब श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन के बाद क्या होता है कि ऊर्जा निकलती है। अब वो जो ऊर्जा निकली है तो उसको हमने किस रूप में इकट्ठा करेंगे? ATP के रूप में हम उसको क्या कर लेते हैं? संचित कर सकते हैं। तो ये क्रिया किस में हो रही है? श्वसन में हो रही है। कि हम ये कहेंगे
कि एटीपी के रूप में निकलने वाली ऊर्जा को हम संचित कर सकते हैं, लेकिन दहन में जो ऊर्जा निकलती है वह ऊष्मा व प्रकाश में बदल जाती है। किस में बदलती है? ऊष्मा में बदलेगी व प्रकाश में बदलेगी, जिसको कि हम इकट्ठा नहीं कर सकते, मतलब कि हम उसे संचित नहीं कर सकते। तो ये अंतर आ गया दोनों में। अब फोर्थ डिफरेंस क्या आता है कि एटीपी का जो प्रयोग है, अभी आपको इससे पहले मैंने अभी बताया था कि एटीपी का उपयोग हम किस में करते हैं? जैविक क्रियाओं में करते हैं। एटीपी का उपयोग हम जैविक क्रियाओं में करते हैं। मतलब क्या है कि जब शोषण की क्रिया हो रही है और शोषण की क्रिया में एटीपी के मोल जब निकल रहे हैं तो उनका उपयोग कहाँ हो रहा है? जैविक क्रियाओं में। जैसे कि पेशियों का सिकुड़ना है, प्रोटीन का संश्लेषण है, या फिर तंत्रिकाओं को सुचारू रूप से चलाना, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि जब दहन होता है तो उसमें पूरी ऊर्जा क्या होती है? तेजी से विकृत हो जाती है। विकृत मतलब कि बिखर जाती है। तो दहन में ये ऊर्जा पूरी तरीके से बिखर जाती है। अब शोषण की जो क्रिया होती है इसमें क्या है? एंजाइम भाग लेते हैं। जो रेस्पिरेशन होता है, शोषण होता है, उसमें जो एंजाइम है वो उसमें भाग लेंगे। लेकिन जब दहन की क्रिया होती है तो इसका उल्टा हो जाएगा कि एंजाइम भाग नहीं लेते हैं। दहन की क्रिया में एंजाइम भाग नहीं लेते हैं। अब क्या है कि शोषण की जब क्रिया होती है तो जैविक नियंत्रण में होने वाली विशेष ऑक्सीकरण की क्रिया है। जैविक नियंत्रण का मतलब क्या है कि हम शोषण की क्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन दहन में जो क्रिया हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, वो उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, अनियंत्रित होती है। तो इसका अंतर क्या है? एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि शोषण क्या है? रेस्पिरेशन, ये जीवों में क्रिया होती है, जबकि दहन एक भौतिक वातावरण में होती है। दूसरी बात, शोषण में जो एनर्जी निकलती है वो छोटे छोटे चरणों में निकलती है, जबकि दहन में एनर्जी एकदम से निकल जाती है। फिर थर्ड कि इस शोषण में एटीपी के रूप में ऊर्जा को हम बंधित करके रख सकते हैं, जबकि दहन में यह ऊर्जा ऊष्मा व प्रकाश में बदल जाती है, जिसको कि हम संचित नहीं कर सकते। शोषण में क्या होता है कि एटीपी का उपयोग हम जैविक क्रियाओं में करते हैं, जबकि दहन में ये ऊर्जा पूरी तरीके से विकृत हो जाती है। और शोषण में क्रिया में एंजाइम भाग लेते हैं, दहन में एंजाइम भाग नहीं लेते। और जो शोषण की क्रिया में जो जैविक नियंत्रण होता है, मतलब कि जैविक क्रिया होती है, उसका जो ऑक्सीडेशन होता है हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, दहन में इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये इसका अंतर था। ये क्वेश्चंस आता है आपके एग्जाम में, इसे आप एक पार्ट याद करेंगे, दूसरा आपको याद हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि शोषण की जो क्रियाविधि है उसे किस तरीके से होती है। तो अब बात करते हैं शोषण की क्रियाविधि। शोषण क्या है? तो ये तो आपको पता चली गई शोषण क्या है, ठीक है। इसके साथ आपको ये भी बता दिया गया है कि शोषण और दहन में क्या अंतर है, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि इसमें पूछ लेते हैं कि शोषण की क्रियाविधि क्या है। तो बात यह है कि शोषण का जो है, सबसे बड़ी बात यह आती है कि शोषण में भोजन का ही ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि शोषण एक तो होता है बाह्य शोषण, सेकेंड आंतरिक शोषण। तो बाह्य शोषण क्या है? बाह्य मतलब कि वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर उससे कोशिकाओं तक पहुंचाना। जैसे कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, जो हम पेड़ पौधों से हमें मिलती है, या वायुमंडल में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, तो क्या होता है जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचती है और फिर वो क्या होता है कि कोशिकाओं में जाती है। तो ये क्रिया मतलब वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना कहलाता है बाह्य शोषण। अब फिर कोशिकाओं तक तो पहुंच गया, उसके बाद कोशिकाओं के अंदर जो क्रिया होती है, जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, मतलब क्या है कि कोशिकाओं के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उससे कहते हैं हम आंतरिक शोषण। तो इस तरीके से क्या हुआ, शोषण आपके 2 प्रकार के हो गए, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। बाह्य शोषण और कि वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं तक पहुंचाना बाह्य शोषण कहलाता है। आंतरिक शोषण कि जो कोशिकाओं तक पहुंची है ऑक्सीजन, वहां से क्या होगा कि कोशिकाओं के अंदर
ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके उसे ऊर्जा प्राप्त करना आंतरिक शोषण कहलाता है। जैसे कि आपको इससे सबसे शुरू में ही शोषण की जो परिभाषा बताई थी वह आपके आंतरिक शोषण की परिभाषा में आ जाएगा कि कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से ऊर्जा का निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना आंतरिक शोषण कहलाता है। अंतर समझ में आ गया होगा। या फिर सीधी सीधी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि अब जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन ले रही हूँ, तो ऑक्सीजन ली मैंने, कोशिकाओं के अंदर गई, तो ये क्या हुआ, बाह्य शोषण हो गया। अब कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज से क्या हुआ, उसने उसका ऑक्सीकरण किया, जो ऑक्सीजन गई है उसने उसका ऑक्सीकरण किया और ऑक्सीकरण करके उसे CO2 प्लस एनर्जी प्रोवाइड करा दी, तो वह क्या हो गया, आंतरिक शोषण हो गया। ठीक इस तरीके से हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, ये आपका अलग क्वेश्चन बनता है, ब्रीथिंग, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर है, मतलब कि ब्रीथिंग में क्या अंतर है, जो सांस लेने की क्रिया हो रही है उसमें, और श्वसन में क्या अंतर है। तो अब श्वासोच्छ्वास क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए ब्रीथिंग है क्या। ब्रीथिंग कहलाती है कि वायुमंडल से जो शुद्ध ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, या हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन का ग्रहण करना और CO2 को निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। ये कहा जाता है सांस लेने की क्रिया क्या होती है। अगर छोटे बच्चे किसी से पूछा जाए कि भाई सांस लेना किसे कहते हैं, तो सीधे सीधे कह देते हैं साहब कि ऑक्सीजन हमने ले ली और CO2 को हमने छोड़ दिया। तो ये क्या होगी, आपकी ब्रीथिंग की क्रिया होगी, जिसे हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास। मतलब कि अगर हम इसको इसकी लैंग्वेज में लिखेंगे तब लिखेंगे कि वायुमंडल से शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की क्रिया ब्रीथिंग, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। और श्वसन क्या कहलाती है, ये एक जैव रासायनिक क्रिया है जो कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एनर्जी को देता है, वे आपकी श्वसन की क्रिया कहलाती है। समझ में आई। अब क्वेश्चन आपका इसमें यह बनता है कि इनमें अंतर क्या है। क्वेश्चन क्या आता है कि अंतर क्या है दोनों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी पूछा जाता है। तो अंतर अब समझिएगा कि अभी आपको बताया कि जो सांस लेने की क्रिया है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो आपकी क्या करा रही है, ब्रीथिंग। तो ये कैसी क्रिया हो गई, ये एक भौतिक क्रिया है। ये एक भौतिक क्रिया है जिसमें CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। पहला तो ये आ गया कि ब्रीथिंग एक भौतिक क्रिया है जिसमें कि CO2 और O2 का आदान प्रदान करते हैं, जबकि श्वसन क्या है, एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें कि कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये क्या है, जैव रासायनिक क्रिया है और ये क्या है, भौतिक क्रिया है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, ये क्रिया कोशिका के बाहर होती है। क्यों, जब भौतिक क्रिया है तो कोशिका से क्या होगी, ये बाहर होगी, और ये क्या हो जाएगी, ये क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। अंतर आ गया, ये कोशिकाओं से बाहर होगी और ये कोशिकाओं के अंदर होगी। तीसरा क्या आता है कि सांस जब हम लेते हैं, ऑक्सीजन मतलब कि ग्रहण करेंगे, CO2 को जब हम छोड़ेंगे तो हमें एंजाइम की जरूरत नहीं होती है। वो एक भौतिक प्रोसेस चल रहा है, फिजिकल प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें हमें किसी भी एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि ब्रीथिंग में, श्वासोच्छ्वास में किसी भी एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जब श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें क्या, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है। वो एक चरण में नहीं होता, छोटे छोटे कई चरणों में होता है, तो उसमें हमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। फिर आता है इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता होती है। श्वसनांगों की मतलब कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन क्या होती है, हमारे लंग्स में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होकर वो CO2 निकल आती है, तो वो उसमें क्या होता है, श्वसन अंगों की हमें आवश्यकता होती है। मतलब कि श्वसनांगों का मतलब होता है सांस लेने वाले अंग। शब्द का अर्थ आपको पता है तो आप उसको आसानी से समझ जाएंगे। श्वसन अंग मतलब कि सांस लेने वाले अंग। तो इसमें हमें जब सांस लेने वाले अंग ब्रीथिंग में हमें क्या होती है, इनकी आवश्यकता होती है।
जबकि श्वसन में श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये क्रिया कोशिकाओं के अंदर हो रही है, इसलिए इसमें श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर ब्रीथिंग में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। क्या जब आप सांस लेते हैं तो ऊर्जा निकलती है? नहीं निकलती। तो उसमें तो सीधी बात है भाई, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, कोई एनर्जी नहीं निकल रही ना। तो इसीलिए ब्रीथिंग में कोई एनर्जी नहीं निकलती, कोई ऊर्जा नहीं निकलती है। जबकि श्वसन की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसमें जब ऑक्सीडेशन होता है तो ATP के जो मोल्स बनते हैं वो किससे बनते हैं? एनर्जी से बनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये था कंप्लीट श्वसन की क्रिया। तो इसमें क्या है कि ब्रीथिंग की क्रिया में अंतर। अब आपको जनरली एक बार में और मैं बता देती हूँ कि श्वसन को दो भागों में बांटा, बाह्य और आंतरिक। बाह्य जिसमें कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है, जो हम सांस ले रहे हैं। फिर जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करी है, कोशिकाओं में जाकर जो ऑक्सीकरण हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वह आपका श्वसन या आंतरिक श्वसन कहलाता है। फिर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर पूछा जाता है। तो ब्रीथिंग क्या है? आपकी एक फिजिकल मतलब कि फिजिकल रिएक्शन है, ये भौतिक क्रिया है श्वासोच्छ्वास, जबकि रेस्पिरेशन आपकी जैव रासायनिक अभिक्रिया है। और श्वासोच्छ्वास में क्या है? ये कोशिकाओं के बाहर होती है, जबकि श्वसन क्या है? कोशिकाओं के अंदर होती है। श्वासोच्छ्वास क्या है? एंजाइम की आवश्यकता इसमें नहीं है, जबकि श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता है। और आपकी ब्रीथिंग में क्या होता है? इसमें श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं। इसमें क्या है? ब्रीथिंग में श्वसन अंगों की आवश्यकता होती है। जो सांस लेने वाले अंग हैं उनकी जरूरत इसमें होती है, जबकि श्वसन में इसकी आवश्यकता नहीं होती। इसी तरीके से ब्रीथिंग में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक प्रकार से अगर आप ब्रीथिंग याद करेंगे तो श्वसन आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है और इस टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको टॉपिक कंप्लीट समझ में आ गया है तो आप कैसे भी क्वेश्चन आपके मॉडिफाई होकर आ जाएं, आप उसका आंसर आसानी से दे देंगे। तो इसी तरीके से आप हमारी पूरी वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए और साथ के साथ आगे बढ़ते रहिए।